आइए उन अमेरिकियों के बारे में बात करते हैं जो महंगाई के चलते अमीर हो रहे हैं। ये हमें समग्र अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बताता है? और ये हमें शायद और भी अधिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के बारे में क्या बताता है? और हमें औसत जो और जैन या राजनीतिक नेताओं के रूप में किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? मेरा मतलब है अगर हमारा उद्देश्य यहाँ जितने संभव हो सके लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाना है, तो हमें वास्तव में किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? धन सृजन तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिका में मल्टी मिलियनियर जनसंख्या 5.2% बढ़ गई है। तो इस वीडियो के इस हिस्से से एक सीख ये है कि अगर आपके पास संपत्ति की कीमतें हैं तो आप महंगाई के माहौल में अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जिन संपत्तियों के आप मालिक हैं जैसे कि एनवीडिया और अन्य उच्च प्रदर्शन करने वाली कंपनियां, उनकी कीमतें उन चीजों की कीमतों से अधिक बढ़ गई हैं जो आप खरीदते हैं। तो आपने अपनी खरीद शक्ति बढ़ा ली है, भले ही आपके खर्च डॉलर में हो, तो आपके लिए अच्छा है। और यही बात अगर आपके पास एक घर है, तो पिछले 5 वर्षों में इसकी कीमत शायद महंगाई की दर से अधिक बढ़ी है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपने शायद लिवरेज का इस्तेमाल किया है। तो लिवरेज के आधार पर आप जानते हैं, अगर आप एक घर $100,000 में खरीदते हैं और केवल $10,000 की डाउन पेमेंट करते हैं, और फिर मान लीजिए कि महंगाई की दर 10% है, तो घर की कीमत $110,000 हो जाती है। तो अब अचानक आपके पास $20,000 की इक्विटी है, लेकिन महंगाई की दर यानी सामान और सेवाओं की कीमत केवल 10% बढ़ी है। आप देख रहे हैं, तो अगर आप लिवरेज में हैं, तो भले ही आपका घर केवल नाम मात्र में बढ़ रहा हो, असली में नहीं, फिर भी आप अपनी खरीद शक्ति बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के इस हिस्से के साथ मैं जो मुख्य बात बताना था, वह ये है कि क्या कह रहे हैं, उस पर ध्यान दें। वे धन को पैसे के साथ जोड़ रहे हैं। तो बस आपके पास जितना अधिक पैसा है, आप उतने ही अमीर हैं, सच में। काश मेरे पास यहाँ मेरी जेब में कुछ मुद्रा होती। वेनेजुएला वासियों से पूछिए कि क्या ये सच है? मेरा मतलब है, वेनेजुएला में अभी मैं सोचता हूँ कि वहाँ कितने अरबपति हैं। यहाँ कोलंबिया में भी जहाँ पेसो लगभग $1 के लिए 4-200 है ना? लगभग हर कोई कम से कम 1 करोड़पति है। वास्तव में यहाँ हर कोई बिल्कुल 1 करोड़पति है। क्या इसका मतलब है कि हर कोई अमीर है? क्या इसका मतलब है कि हर कोई यहाँ पर बहुत अधिक धन सृजन हो रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि यहाँ हर कोई करोड़पति है, यहाँ तक कि घर की कामकाजी महिला भी? नहीं, क्योंकि आप केवल पैसे की मात्रा को माप रहे हैं, या आप धन को पैसे के संदर्भ में माप रहे हैं। तो यहाँ असली संदेश क्या है? असली संदेश ये है कि धन का आपके पास मौजूद मुद्रा की मात्रा से कोई संबंध नहीं है। यह सामान, वस्तुएं और सेवाएं हैं। तो यही है जो हर कोई गलत समझता है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को प्रोत्साहित करें, जैसे कि रिबेल कैपिटलिस्ट दर्शक, या अगर आप मेरे वीडियो में से एक देख रहे हैं, या अगर आप अपने आप से मैक्रो इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, और आप यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कुल मिलाकर क्या यह समाज के लिए औसत जो और जेन के लिए सकारात्मक होगा? और आपको ये पूछने से शुरू करना होगा, क्या ये होगा? क्या लोग इस पर पैसे बनाएंगे? नहीं। क्या ये लोगों की जेब में अधिक पैसा डालेगा? नहीं, 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 नहीं। आपको खुद से पूछना होगा, क्या यह अधिक सामान और सेवाएँ बनाने जा रहा है? क्योंकि अगर यह अधिक सामान और सेवाएँ नहीं बनाने जा रहा है और यह केवल लोगों की जेब में पैसा डालता है, तो आपको केवल उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति ही मिलेगी, और कोई भी अमीर नहीं होगा सिवाय उन लोगों के जो संपत्तियों के मालिक हैं, यह मानते हुए कि वे संपत्तियां मुद्रास्फीति के माहौल में बढ़ती हैं, जो हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन आप इस विषय को पूरे लेख में देख सकते हैं। अमेरिका दुनिया में धनवान देशों में सबसे ऊपर है। ठीक है, हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन जिस तरीके से आप इसे माप रहे हैं, वह निश्चित रूप से नहीं। क्योंकि अगर आप इसे केवल डॉलर में करोड़पतियों की संख्या से माप रहे हैं, तो क्या 2024 में दुनिया भर में मल्टी मिलियनियर की संख्या 4.4% बढ़ गई, जबकि 10 मिलियन से अधिक संपत्ति वाले अमीर अमेरिकियों का हिस्सा 5.2% बढ़ा। ओह! ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ी। मैं बस ये कह रहा हूं कि हम इसे गलत तरीके से माप रहे हैं, क्योंकि ये उस पर जोर को हटा देता है जहां इसे होना चाहिए, है ना? जब आप टैरिफ के बारे में सोच रहे हैं, हम इसके बारे में अगली बार बात करने जा रहे हैं। आपको खुद से पूछना होगा, क्या ये नीति अधिक सामान और सेवाएं बनाने जा रही है? क्या अमेरिकी लोगों को अधिक सामान और सेवाएं मिलेंगी? क्योंकि अगर जवाब नहीं है, तो यह हमें अमीर नहीं बना रहा, भले ही यह वेतन बढ़ा दे या जो भी हो। आप जानते हैं, मैं वीडियो के कमेंट्स और ट्विटर पर इतने सारे लोगों को देखता हूं जो कहते हैं, खैर, अगर हम कुछ भी आयात नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम बस अमेरिकी सामान खरीद लेंगे। और ये शानदार है। ओह! ये शानदार नहीं है। लेकिन फिर से
ये समझौते हैं, है ना? फायदा ये है कि उन अमेरिकी कंपनियों को अधिक लाभ मिलते हैं संभावित रूप से, लेकिन आपके पास कम सामान तक पहुंच होती है ना? तो फिर आपको अपने आप से पूछना होगा, धन की आपकी परिभाषा क्या है? क्या ये चीजें हैं या पैसे? शायद मैं गलत हूं। आप लोगों की राय पूरी तरह से अलग हो सकती है और आपके पास उस राय का समर्थन करने के लिए बहुत अच्छे डेटा या तर्क हो सकते हैं। मैं बस ये कह रहा हूं कि हम सिर्फ इस बात से नहीं शुरू कर सकते कि लोगों को कितना पैसा मिल रहा है ना? या एक कॉरपोरेशन को कितना पैसा जा रहा है। आपको कम से कम वहीं से शुरू करना होगा, लेकिन कम से कम आपको का विश्लेषण शामिल करना होगा। क्या यह अधिक या कम चीजों तक पहुंच बना रहा है? अधिक या कम सामान और सेवाएं? तो फिर हम स्कॉट बेजेंट, ट्रेजरी सचिव के पास जाते हैं और वह कहते हैं, सच में मैं कल की तरह बहस नहीं करना चाहता, लेकिन यह बातें मुझे सच में गुस्सा करती हैं कि हम इस पर एक वयस्क बातचीत भी नहीं कर सकते। और ये इतना स्पष्ट है कि आपको कम से कम, जैसे मैंने अभी कहा, सामान और सेवाओं को शामिल करना होगा। तो स्कॉट बेजेंट कहते हैं कि अमेरिकी सपना सस्ते सामान तक पहुंच के बारे में नहीं है। वास्तव में यह है स्कॉट। अरे यह इसलिए है क्योंकि चलो इस पर विचार करते हैं, है ना? 800 पे नजर डालें। वास्तव में चलो ये करते हैं। मुझे लगता है कि ये दीर्घकालिक प्रवृत्तियां हैं। अगर मैं यहां नीचे जाऊं तो ये संचित है, ठीक है? तो चलो 1800 के दशक में वापस चलते हैं और चलो 1900 पर चलते हैं। चलो 80 to 80 करते हैं। ये एक समय सीमा है जिससे मैं परिचित हूं और हम बस यहां, ठीक है? तो ये सिर्फ 80 81 नाइट्स तो है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस लाल रेखा पर ध्यान दें, है ना? वह लाल रेखा सीपीआई है। तो इस पर इसे 20 साल की अवधि कहें, हमारे पास कीमतें 16% कम हुई। और अगर आप यहां समय सीमाओं के साथ खेलते हैं तो यह यहां एक उदाहरण के रूप में है। 1881 से 1899 के बीच कीमतें 28% कम हुई, 28%। तो चलो एक पल के लिए इस पर विचार करते हैं। और वैसे इस समय नाम मात्र वेतन के साथ क्या हो रहा था? नाम मात्र वेतन बहुत बड़ी मात्रा में नहीं बढ़ रहे थे। चलो इसे सालाना 1-2% कहते हैं। तो नाम मात्र वेतन 1% बढ़ रहा है, लेकिन कीमतें आप जानते हैं, चलो इसे सालाना 2 या 3% या शायद 1.5% कहते हैं इस समय सीमा से। मेरे पास सामने कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन अवधारणा वही है ना? तो आपके नाम मात्र वेतन बढ़ रहे हैं, लेकिन आप जो सामान खरीदते हैं उनकी कीमतें कम हो रही हैं। क्यों वो चीजें, क्यों उस समय चीजों की कीमतें कम हो रही थी? क्या यह इसलिए था क्योंकि हमारे पास एक सस्ती चीजों का प्रमुख था? नहीं, ये विशेष रूप से इसलिए था क्योंकि हमारे पास पहुंच थी। हम सत्या दिक्षेंच अधिक सामान और सेवाएं बना रहे थे, इसलिए कीमतें कम हुई और इसी वजह से लोगों की जीवन स्तर में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। हे दोस्तों, मैं वीडियो से एक त्वरित ब्रेक लेना चाहता था ताकि मैं आपसे एक नई निवेश रणनीति साझा कर सकूं जिसे मैं उपयोग कर रहा हूं। आप में से अधिकांश को पता है, मेरे पोर्टफोलियो की नींव भौतिक सोना है। समस्या आपके पास हमेशा नकारात्मक कैरी, चांदी के साथ भी यही बात है। लेकिन मैंने वास्तव में एक तरीका ढूंढ लिया है जिससे आप भौतिक सोना और चांदी रखने के लिए भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ सबसे अच्छी बात है, आपको केवल फिएट मुद्रा में ब्याज दर नहीं मिलती, आपको अधिक कीमती धातुओं में ब्याज दर मिलती है। अब ऊ मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग कह रहे हैं, ओह जॉर्जिया बहुत अच्छा लगता है, ये सच नहीं हो सकता। और जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो यही मेरे मन में आया, यहाँ की कहानी है। मुझे बहुत सारे व्यवसाय आते हैं और कहते हैं, जॉर्ज हम आपके वीडियो को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। आमतौर पर मैं उन्हें मना कर देता हूं क्योंकि ये वास्तव में एक अच्छा मेल नहीं होता। लेकिन मेरे पास एक कंपनी आई थी जो मॉनेटरी मेटल्स कहलाती है, और जब वे मुझे अपने व्यवसाय मॉडल के बारे में बता रहे थे तो मैंने सोचा यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। वास्तव में ये इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने खुद एक खाता खोला और ये बहुत अच्छे से चल रहा है। तो मैंने कहा, बिल्कुल, कुछ वीडियो को स्पॉन्सर करें क्योंकि यह एक ऐसा सेवा है जो मेरे दर्शकों के लिए बेहद फायदेमंद होगी। तो ये कैसे काम करता है? आप उनके साथ एक खाता खोल सकते हैं और इसे अपने मौजूदा कीमती धातुओं से फंड कर सकते हैं, या आप सीधे उनसे खरीद सकते हैं जो आम तौर पर स्पॉट प्राइस से थोड़ा कम 1% होता है। और अभी जैसे हम इस प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं, यहां लगभग 4% ब्याज मिलने के अवसर हैं। तो फिर ये फिएट मुद्रा में नहीं है, वे आपको अतिरिक्त कीमती धातुओं का भुगतान कर रहे हैं। तो अगर आप उनके साथ मान लीजिए 100 ऑन्स सोना जमा करते हैं तो साल के अंत में आपके पास 104 ऑन्स सोना होगा। तो उन हजारों निवेशकों में शामिल होने के लिए, जिनमें मैं भी शामिल हूं, जो भौतिक सोने और चांदी के मालिक होने के लिए भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, आप monetarymetals.com
फॉरवर्ड स्लैश गैमन पर जा सकते हैं। ये मौद्रिक धातु कम फॉरवर्ड स्लैश गैमन है। क्या यही अमेरिकी सपना नहीं है? मेरा मतलब है, क्या यही हम कह रहे हैं अमेरिकी सपना? क्या यही जीवन स्तर में वृद्धि है? अमेरिकी सपना यही है कि आपके बच्चे आपके मुकाबले बेहतर जीवन स्तर हासिल करें और आप अपने माता-पिता से बेहतर जीवन स्तर पर हों और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। यही है अमेरिकी सपना। तो हम वहाँ कैसे पहुँचते हैं? ठीक है, हमें और चीज़ें बनानी होंगी और इसका क्या फ़ायदा है? ये चीज़ों की कीमत को कम करता है और अगर आपके पास मुक्त बाज़ार पूँजीवाद है, तो संभावना है कि आपके वेतन बढ़ेंगे। तो खरीदने की शक्ति गुणात्मक रूप से बढ़ती है और लोग अधिक से अधिक और अधिक विलासिता का आनंद ले सकते हैं। सही है, आप इसे तकनीकी प्रगति और मुक्त बाज़ार के साथ मिलाते हैं और तभी जीवन स्तर आसमान छूने लगता है। यही है अमेरिकी सपना। और यह उत्पादकता से शुरू होता है, लेकिन अंतिम परिणाम स्कॉट सस्ते सामान तक पहुंच है। अब मैं समझ गया कि वह क्या कह रहा है। वह कह रहा है, ओह, आप जानते हैं, अमेरिकी सपना सिर्फ चीन से प्लास्टिक की चीजों तक पहुंच नहीं है। मेरा मतलब है, मैं समझता हूं, यही वह कह रहा है। लेकिन देखिए वह किससे बात कर रहा है। यहाँ कुछ मुख्य चर्चा के बिंदु हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस के रुख का पूरी ताकत से बचाव किया। यार, मैं बस यही चाहता हूं कि मैं इन केंद्रीय योजनाकारों के साथ होने वाली बातचीत में मीडिया में शामिल हो सकूं, चाहे वह डॉ, जेरोम पावेल, स्कॉट बेजेंट। बहुत से सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए, जैसे कि हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं। और मुझे पता है कि मीडिया नंबर एक उतना समझदार नहीं है। वे सवाल पूछने के लिए उतने समझदार नहीं हैं। और अगर वे होते भी तो शायद वे ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि अगर यह बाइडेन प्रशासन है, तो वे उन्हें एक आसान सवाल देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये ट्रंप है, तो वे बस उसे हिटलर की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ ऐसा ही। एक भाषण में दिया गया। देखिए, यहाँ आप हैं एक भाषण में जो प्रमुख अर्थशास्त्रियों की भीड़ के सामने दिया गया। आओ यार, हम यहाँ अर्थशास्त्रियों से बात कर रहे हैं। क्या आप सच में यह तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका में जीवन स्तर का किसी और चीज से संबंध है या यह उत्पादकता के अलावा किसी और चीज पर निर्भर है? जैसे आप क्या कह रहे हैं, स्कॉट? ओह, आप वहां बैठे हैं। आप सच में एक कमरे में भरे हुए अर्थशास्त्रियों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन स्तर का संबंध सिर्फ इस बात से है कि लोगों को अधिक पैसे मिल रहे हैं। ये बकवास है। ये बकवास है। और जो मुझे गुस्सा करता है, लोग इस पर प्रतिक्रिया नहीं देते। आप एक कमरे में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के बीच हैं, प्रमुख अर्थशास्त्रियों के। मेरा मतलब है, ये प्रमुख अर्थशास्त्री हाथ क्यों नहीं उठा रहे और कह रहे हैं, आप जानते हैं स्कॉट, क्या आप इसे थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं वह यह है कि अगर हम बस अधिक मुद्रा इकाइयां बनाते हैं और इसे चारों ओर फैलाते हैं या लोगों को अधिक पैसे मिलते हैं या जो भी हो, तो अचानक हम बस जादुई रूप से अमीर हो जाएंगे। हालांकि हम जो कुछ भी खरीद रहे हैं उसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और हमें कम सामान और सेवाओं तक पहुंच मिल रही है। शायद आप यही कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कम से कम सवाल तो पूछिए। कम से कम कठिन सवाल तो पूछो रेवान की खातिर। और मैं ऐसा करूंगा। चलो देखते हैं, यहाँ उसका एक उदाहरण है। तो मैं जो कहने वाला था वो ये है कि मैं उम्मीद करता हूं कि वह ये बताएगा कि अमेरिकी सपना क्या है। अगर ये हर पीढ़ी के लिए जीवन स्तर को बढ़ाने से संबंधित नहीं है, तो ये क्या है? वह कहता है कि अमेरिकी सपना इस विचार में निहित है कि कोई भी नागरिक समृद्ध, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, स्कॉट, तुम्हें क्या लगता है कि ये कैसे होता है यार? तो तुम्हें क्या लगता है कि ये कैसे होता है? ये एक से है। ये उत्पादकता बढ़ाने से है। यही सब कुछ एक साथ आता है। यही वह गोंद है जिसकी हमें इसे वास्तविकता में बदलने के लिए जरूरत है। या आपको क्या लगता है कि हम 1800 के दशक में क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें लगता है कि हम कम सामान बना रहे हैं? नहीं, ये औद्योगिक क्रांति है, भगवान के लिए। सरकार जीडीपी का 5% थी। सरकार जीडीपी का 5% खर्च कर रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि हम बस बेहद उत्पादक थे। मेरा मतलब है, हम इस बारे में इतना समय क्यों नहीं बिता रहे हैं? बहुपक्षीय व्यापार सौदों के डिजाइनरों ने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया है। तो वह जो कर रहा है, वह मेरी दलील को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है और वह इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि हमें अमेरिकी नौकरियों को सुरक्षित करना है। और ये क्या है? ठीक है, तो इसका मतलब है कि यह सुनिश्चित करना कि अमेरिकियों के पास अधिक पैसे हों, जो कि इसका सतही अर्थ है। यह एक शानदार विचार लगता है, जब तक कि आप वास्तव में यह नहीं सोचते कि धन क्या है। और यदि आप इस भ्रम के शिकार हो जाते हैं, जिसे मुख्यधारा के मीडिया के विशेषज्ञ आप पर थोपने का प्रयास करते हैं, तो यह वास्तव में आपका ब्रेन वॉश करने जैसा है। और बस ये विचार कि पैसा है। क्या धन है या धन है
और अगर आपके पास बस अधिक डॉलर हैं तो आप अमीर हो जाएंगे। तो देखो, आप में से कितनों के पास अभी आपके आय के मामले में, चलो कहते हैं 2019 की तुलना में अधिक डॉलर हैं? शायद आप में से बहुत से लोग। और आप में से कितने लोग अमीर हैं? आप में से कितनों की उस आय के आधार पर खरीदने की शक्ति बड़ी है? शायद आप में से बहुत ही कम लोग। यह अपने आप में मेरे बिंदु को साबित करता है। अमेरिका पहले व्यापार नीति, ठीक है, ये ठीक है और शानदार। मैं अमेरिका पहले व्यापार नीति के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, जब तक कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस पर कहां जा रहा हूं। जब तक कि यह अधिक वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न करता है। सिर्फ अमेरिका में नहीं। मैं सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अमेरिका में अधिक वस्तुओं और सेवाओं के बारे में बात कर रहा हूं। उपभोक्ता के पास अधिक वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच होती है, जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है, जो कीमतों को कम करती है, जो कुल मांग को बढ़ाती है, जो नियोक्ताओं को अनुमति देती है वेतन बढ़ाने के लिए, भले ही वे कीमतें कम कर रहे हों क्योंकि वे सामान की अधिक इकाइयां बेच रहे हैं, और फिर वे बस ट्रंप के बारे में चिंता करते रहते हैं और ठीक है ब्ला 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 ब्ला। तो मैं सोचता हूं कि मुख्य बात यह है कि मैं एक ऐसे लेख को पढ़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता जो यह बता रहा हो कि कैसे अमेरिकियों की संपत्ति बढ़ रही है, क्योंकि वे जो सामान खरीदते हैं उसकी कीमतें कम हो रही हैं। ये नहीं कि अमेरिकियों की संपत्ति बढ़ रही है सिर्फ इसलिए कि उनके पास अधिक मुद्रा इकाइयां हैं। सही है। और आप कह सकते हैं ठीक है जॉर्ज, ये एक बेतुकी ख्वाब है, यह एक कल्पना है। खैर, शायद ये है, शायद ये है, शायद यह कभी नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप निश्चित रूप से जान जाएंगे कि हम कम से कम जितने संभव हो सके अमेरिकियों के जीवन स्तर को सुधारने के रास्ते पर हैं।